हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जेई एडवांस में अपने नंबर्स नहीं आ रहे सर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस वाले पोर्शन में तो नहीं बिल्कुल भी, तो बिल्कुल बच्चे देखो, अगर इसको आपने सही माइंड सेट के साथ एक बार अच्छे से देख लिया तो इसमें नंबर्स हमेशा ही आएंगे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें नंबर नहीं आ रहे हो। तो बहुत अच्छे से देखो। और इस वाले जो अपने सेशन है इसमें अपन एक चीज बहुत अच्छे से सीखते हैं कि वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, कि क्वेश्चंस को कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे कम से कम फॉर्मूले याद रख के भी अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज अपन देखने वाले हैं इसमें स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 10, जिसमें देखेंगे एनालिसिस ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस का एनालिसिस, कि वो कैसे कैसे हो सकती है दो लाइंस। तो उसी के बारे में और इन डिटेल जानेंगे कि कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? और काफी इसमें डिटेल चीजें भी देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी वो चीजें बताऊंगा इसमें जो आपको इंपावर करेंगी किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें इसमें आने वाली हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए एनालिसिस ऑफ टू लाइंस। देखिए बच्चे, अगर अपने को दो लाइंस का एनालिसिस करना है तो मैंने मान लिया एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, ये दो लाइन मैंने मान ली। अब इसमें ध्यान से देखना, ये अपन यहां पे इसका नाम है L1, पहली लाइन L1। L1 तो ये सर तीन बराबर का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां ये आ गया, एक इक्वल टू का साइन आ गया तो अपन यहां पे दूसरा इक्वल टू नहीं लगा सकते थे, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। मतलब इसका नाम अगर L1 रखना था तो ऐसे अपन बोल सकते हैं, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। क्लियर है? अब अगर दो लाइन है, और बच्चे ये बात ध्यान रखें, ये दो लाइन किसमें? 2D में, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब एक प्लेन में। जैसे ब्लैक बोर्ड ये वाला है जैसे, तो इसके प्लेन में, अगर इसके प्लेन में दो लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो लाइंस कैसे कैसे हो सकती है बच्चे? अगर आपको इस प्लेन में दो लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो कैसे कैसे हो सकती है बच्चे? तीन केस हो सकते हैं उन लाइंस के। कैसे कैसे? एक तो वो क्या हो जाए बच्चे, एक लाइन है और उसको ऐसी दूसरी लाइन आ जाएगी, तो एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस, एक लाइन आपने ड्रॉ करी और एक दूसरी लाइन उसको ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए, दूसरा केस ये हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, एक लाइन ड्रॉ करी और दूसरी लाइन इसके ऊपर ही आ गई, तो ये भी तीसरा केस है बच्चे। तो ये तीन केस हो सकते हैं। या तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, इस केस को बोलते हैं पैरेलल। दोनों लाइनें कैसी है बच्चे? पैरेलल है, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये वाली लाइंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या? इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी वो एक पॉइंट पे। और ये वाली लाइंस, तीसरा केस क्या है बच्चे? कोइंसिडेंट लाइंस। तो ध्यान से देखो, आज अपन लाइंस को ब्रेक कर रहे हैं तीन पार्ट्स में, कोइंसिडेंट, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग, तीन टाइप से। अब यहां पे आर्ग्यू ये किया जा सकता है कि सर क्या हम कोइंसिडेंट लाइंस को पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो बच्चे। जैसे आप छोटी क्लासों में देखा होगा कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। क्या बोला? अच्छा, जो स्क्वायर होता है उसको अपन रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्या? तो वैसे ही आप यहां पे जो ये लाइंस है, अगर मेरे पास कोइंसिडेंट लाइन है तो वो पैरेलल तो होंगी होंगी, तो वो मैं बोल सकता हूं। पर यहां क्लियरली सुने, अब क्या कर रहे हैं अपन ने तीन कैटेगरी बना ली है। अपन यहां पे कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन को अलग अलग ट्रीट करेंगे। जैसे मैं एक कोई फिगर देके बोलूं कि मुझे ये बताओ तुम, ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर? आपको इन दोनों में डिफरेंस करना है, समझ रहे हो? तो मैं अलग अलग लेके चल रहा हूं। अरे सर अगर हम स्क्वायर होगा तो हम बोलेंगे रेक्टेंगल भी है स्क्वायर भी है, हाँ बोलोगे, पर एग्जैक्ट मैं पूछूं इन दोनों में से कौन सा है, तो तुम एक ही आंसर देना है, तो क्या बताओगे? स्क्वायर ही बताओगे ना। हाँ वैसे तो अभी अपन जो ले रहे हैं बच्चे, ये ले रहे हैं, ध्यान सुने यार, अरे बहुत गजब चीज है ये। दो कोइंसिडेंट लाइंस पैरेलल है क्या? बिल्कुल है बच्चे, वो वैसी कहानी है जैसे आपने सुना। हाँ, पर अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको अलग ले रहे हैं, इसको अलग ले रहे हैं, इसको अलग ले रहे हैं। अगर अपने को ऐसा तीनों में कि इनमें अलग अलग करना हो तो कैसे अपन देखेंगे, वो बात है। तो देखो, सबसे पहले लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब है? मतलब एक के ऊपर ही एक लाइन बनी है, एक लाइन थी यहां, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन बनी है। इसका क्या मतलब है बच्चे? दोनों लाइनें सेम ही है क्या? अरे
कैसे? एक लाइन थी, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन बना दी, तो दोनों लाइनें सेम ही है। अब सेम ही है तो क्या हुआ होगा, मतलब दो लाइनें सेम ही है तो क्या हुआ होगा। और मैथमेटिक्स में जब भी ऐसा आएगा कि दोनों लाइनें सेम ही है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही है, दोनों कुछ भी हो, दोनों सेम ही है, तो उस टाइम अपन क्या करते हैं कि कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर दोनों लाइन सेम ही है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा हुआ होगा ना, किसी ने क्या कर दिया हो, जैसे एक लाइन थी x + y + 1/2 इक्वल टू 0, ये किसी को अच्छी नहीं लगी, इस फॉर्मेट में अच्छी नहीं लगी, तो उसने ऐसे लिख दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो लाइन तो अब भी यही है ना, ये और ये लाइन तो सेम ही है ना बच्चे। क्या हुआ होगा, किसी को ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा तो इसमें लिख दिया। तो बात इतनी सी है, पर लाइन तो सेम ही ना बच्चे। लाइन थोड़े, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से लाइन थोड़े चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, बस ये देखने में अलग लग रही है, पर दोनों चीजें ये क्या बच्चे, सेम ही है। तो इसलिए जब अपन सेम वाली बात करते हैं ना, कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो, दो लाइन सेम है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो। और ये बहुत बार आएगा, क्या बहुत बार आएगा कि आपको ये करना पड़ेगा कि दो लाइन सेम ही है। तो अगर आपको दो लाइन का इक्वेशन दिया जाए और ये बोला जाए ये दोनों सेम ही है, क्या कंडीशन होगी? कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए? हाँ। अब है L1 L2 पैरेलल। अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो क्या होगा, इन दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, m1 बराबर m2 होना चाहिए। तो पहली का m1 कितना है बच्चे, पहली लाइन का m1, क्या इसका स्लोप निकालना बताया था? माइनस का a1/b1। दूसरी लाइन का स्लोप माइनस का a2/b2 देखा था अपन ने। थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं इसी को थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू, देखो माइनस से माइनस कट गया और ये b1/b2। तो यही कंडीशन है बच्चे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो वो दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी। अब पैरेलल आएंगे तो यहां पे ये लाइन कोइंसिडेंट भी तो हो सकते हैं, पैरेलल हैं। अगर आगे वाला बराबर हो गया तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, और बराबर नहीं हुआ तो पैरेलल ही। तो इसलिए यहां पे एक कंडीशन और लगा देता हूं कि c1/c2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो इक्वल हो जाएगा, अगर तीसरा भी इनके इक्वल हो गया तो वो इस केस में चला जाएगा ना। इसलिए इस केस और इस केस को अलग अलग करने के लिए यहां पे अपन ने कोई एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? पैरेलल और कोइंसिडेंट को अलग अलग करने के लिए यहां पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। बाकी आप ये बोल सकते हो केवल पैरेलल पूछ रहा हो तो आप इतने से काम चला सकते हो कि m1 बराबर m2, m1 बराबर m2, पर अपन दोनों इनमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए ये कंडीशन भी आएगा। क्या बात क्लियर है? बताएंगे ध्यान से, देखिए। हाँ, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी? दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब वो पैरेलल नहीं हो। भाई पैरेलल नहीं हो तो मतलब m1 नॉट इक्वल टू m2। तो जब m1 नॉट इक्वल टू m2 आप लगाओगे तो यही आएगा, या -a1/b1 नॉट इक्वल टू -a2/b2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चे? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये आ जाएगा इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये कंडीशन आ जाएगा। तो इसलिए ये तीन कंडीशंस है और ये देखने में बहुत आसान लग रहे हैं, पर इन पे IIT एडवांस तक में क्वेश्चन आ चुका है। जाके देखना, समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ध्यान से देख बच्चे, क्या अगर कोइंसिडेंट है, सेम ही लाइन है तो रेशियो सेम, अगर पैरेलल है तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और इंटरसेक्टिंग है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहां पे मैं क्लियरली बार बार बोल रहा हूं, अपन कोइंसिडेंट और पैरेलल को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज गलती कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत सी बुक्स में आपको केवल पैरेलल का कंडीशन इतना ही लिखा हुआ मिलेगा, जो कि सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर अगर अपने को इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो ये लगा देते हैं अपन। क्लियर है ये बात? हाँ, तो चलिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आओ। इसके क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट। पहला कोइंसिडेंट दिया,
तो कोइंसिडेंट ही है ये दोनों लाइन, तो सीधा सीधा क्या लगा देंगे बच्चे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट है मीन्स सेम ही है तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम। तो कोफिशिएंट्स का रेशियो देखो बच्चे, इसका x कोफिशिएंट है, इसका x कोफिशिएंट 2 और इसका 1, तो 2/1 इज इक्वल टू इसका y कोफिशिएंट a, उसका इसका y का कोफिशिएंट a और आगे वाले का कितना है बच्चे, -3, इसका a इसका -3, इसका कितना है b और उसका कितना है बच्चे 7। देखो बच्चे ये कर दिया, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम तो सीधा सीधा ही कर दो, इसको और इसको लो तो एक का वैल्यू -6, एक का वैल्यू -6 आ गया, और इसको लोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे 14। तो ये अपने पास आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है किसका, कोइंसिडेंट। और पैरेलल वाले में बच्चे बताओ, पैरेलल वाले में a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो a1/a2 2/1 इज इक्वल टू a बाई -3, तो a का वैल्यू -6, a का वैल्यू जब -6 होगा तब ये दोनों लाइंस कैसी होंगी बच्चे, पैरेलल होंगी। अब अगर इसी केस को अपने को कि पैरेलल पर बट नॉट कोइंसिडेंट करना है तो फिर कर देंगे नॉट इक्वल टू दिस। तो अगर आपको ये चाहते हो कि केवल अपने को कोइंसिडेंट इसमें इंक्लूड नहीं करना तो फिर b/7, तो फिर अपने को ये लिखना पड़ेगा b नॉट इक्वल टू 40। पर अगर केवल इसने ये बोला है कि लाइंस आर पैरेलल तो अपन ये आंसर बोलेंगे, और पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट तो फिर ये भी बोल देंगे साथ में, तो फिर ये आंसर अपना दे देंगे। क्लियर है? हाँ, इंटरसेक्टिंग में क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग में क्या बोलेंगे बच्चे, इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1/a2 कितना है 2/1 नॉट इक्वल टू a/-3, तो a नॉट इक्वल टू -6, कि a कितना नहीं होना चाहिए, -6 नहीं होना चाहिए। जब a -6 नहीं होगा तो ये लाइंस क्या नहीं होंगी, फिर ये क्या नहीं होंगी, पैरेलल में नहीं होंगी, तो ये कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग ही होंगी, इंटरसेक्टिंग ही होंगी, इंटरसेक्टिंग ही होगी। क्लियर है क्या बच्चे? हाँ, अब अपन चलते हैं फोर्थ। अब फोर्थ सर ऐसा तो कुछ बताया नहीं आपने, तो परपेंडिकुलर क्या होंगी, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या केस आएगा बच्चे, तो क्या केस आएगा, m1 m2 इक्वल टू -1। वेरी गुड, m1 निकालो पहले की, -2/a, -2/a, देखो इसका m1 -2/a, इसका m2 निकालो बच्चे, इसका m2 निकालो 1/3, अरे आता ना m1 m2 निकालना, हाँ, तो कितना आया बच्चे, a का वैल्यू कितना आ गया 2/3, देखो माइनस माइनस प्लस होगा a का वैल्यू। अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि सर आपने तो a और b का वैल्यू पूछा, सर यहाँ a और b का आपने बताया, यहाँ बताया, यहाँ तो सर आपने b का वैल्यू नहीं बताया, यहाँ सर आपने b का वैल्यू नहीं बताया। तो भैया बच्चे a पे ये आ रहा है कि a का वैल्यू ये नहीं हो सकता, इसको मैं थोड़ा अच्छा लिख सकता हूँ, a बिलोंग्स टू r -6, भाई r a का मान कुछ भी हो सकता है, बस -6 नहीं हो सकता, और b बिलोंग्स टू r, b कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, तो ये इसका आंसर है। b पे कोई कंडीशन ही नहीं आया, इसका मतलब b बिलोंग्स टू r, और ऐसे ही यहाँ पे a का वैल्यू है और b क्या, b बिलोंग्स टू r, तो इसलिए ध्यान देखें, अगर b पे कोई कंडीशन नहीं आ रहा तो b कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स b बिलोंग्स टू r। क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छे से बच्चे। सर थोड़ा सा एक डाउट हो गया सर, देखो बच्चे ध्यान से देख ले कि सर इसी में दिक्कत है थोड़ा सा, कुछ नहीं रे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बावड़े, बहुत सिंपल। क्या सर पैरेलल पूछा तो क्या करेंगे, इतना सा लगाना है, ये आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू -6। पर अगर अपने को डिफरेंशिएट करना है कि पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट, तो फिर ये वाला और लगा देना, फिर ये वाला और लगा देना। क्लियर है? केवल पैरेलल पूछेगा तो a इक्वल टू -6 ये आंसर आएगा। ठीक है यहां तक? बिल्कुल ठीक है, अच्छे से देख, अच्छे से देख। तो आगे चलते हैं अब। तो अब है, ये बहुत छोटा पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या सर इस पे भी कभी क्वेश्चन आया? बिल्कुल आया, और इसको एज सच कराने की भी कोई जरूरत नहीं है, पर कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं बता ही दिया जाए। तो बिल्कुल बच्चे सीधा क्वेश्चन करेंगे, क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस दिस एंड एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस और इन लाइनों से जो एक ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया निकालना है। अब बच्चे पहले तो मुझे ये बताओ कि इन लाइंस को कैसे बनाएं, या सीधा ही कुछ कर लें। तो इन लाइंस को कैसे बनाएं, तो अब एक चैलेंज आपके पास आ सकता है कि इन लाइंस को प्लॉट करें तो कैसे करें। अभी तक अपने लाइन का इक्वेशन निकालना सीख लिया, पर प्लॉट कैसे करें इनको, एक्चुअली में इस लाइन को प्लॉट कैसे करें, इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो पहले मैं इसको प्लॉट करके आपको बता रहा हूं। देखो स्ट्रेट लाइन है ना बच्चे, तो इस पे केवल मेरे को 2 पॉइंट चाहिए होंगे। अगर 2 पॉइंट मेरे पास आ गए तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं, इस लाइन को मैं ड्रॉ कर सकता हूं 2 पॉइंट। अब वो 2 पॉइंट कहां से लाएं, तो देख बच्चे अपन क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा खेलते हैं कि अपन एक बार तो x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इसमें क्या कर देते हैं बच्चे, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का मान 0 डालो यहाँ पे, y का मान कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, -3 आ रहा है क्या। x का वैल्यू 0 पुट करने पे y 3, तो एक पॉइंट तो ये आ गया क्या, 0, -3। दूसरा पॉइंट बच्चे, दूसरा पॉइंट y का 0 डाल देते हैं इस बार, y का 0 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, y को 0 डालेंगे तो x1, तो एक पॉइंट और आ गया 1,0। तो देखो बच्चे अपन ने चतुराई से एक बार x को 0 डाला, एक बार y को 0 डाला और 2 पॉइंट निकाले। अब ये 1,0 कहां होगा, या 1,0 यहां होगा, ये -0, -3 कहां होगा बच्चे, कहीं यहां 0, -3। तो ये लाइन कैसी बनेगी, ये लाइन कैसी बनेगी, ये लाइन ऐसी बनेगी। ये लाइन आपकी ऐसी बनी, ठीक है क्या बच्चे, ठीक है क्या, ये लाइन अच्छी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लाइन बनाना है तो मैंने एक बार x को 0 पुट किया, एक बार y को 0 पुट किया और 2 पॉइंट ले आया मैं, एक x एक्सिस पे आ जाएगा, एक y एक्सिस पे आ जाएगा, और 2 पॉइंट को मिला दिया तो ये लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई है बच्चे। क्या ये बात पता थी, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ध्यान से देख। अगर लाइन बनानी है, अगर स्ट्रेट लाइन को बनाना है तो 2 पॉइंट ले आओ, कुछ भी, हाँ x का वैल्यू सर एक डाल के, कुछ भी डाल के ले आओ बच्चे। तो ये मैंने लिया। अब इसको मुझे बनाना है, उसको मुझे बनाना है, तो देखो मैं इसको थोड़ा देख के भी बना सकता हूं, या मैं ज्यादा नहीं देखना चाहता तो x 0 डालो और y निकाल लो 5, तो एक तो आ गया 0,5। दूसरा y 0 डालो, y 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 5, तो एक आ गया 5,0। तो 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास, एक तो आ रहा है 5,0 यहां होगा, और एक आ रहा है 0,5, यही 2 पॉइंट्स आएंगे, या इनको मिला दो तो लाइन बन जाएगी, इनको मिला दो तो लाइन बन जाएगी, क्लियर। तो ये लाइन बन गई, ये लाइन ये बन गई। क्या ये लाइन बन पाई, अच्छे से बन पाई। तो ये पॉइंट अपने पास आ गया, ये पॉइंट अपने पास आ गया, यहां तक सब ठीक है क्या। ये लाइन बनाना, इस लाइन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी बना सकते थे बच्चे, कैसे, x + y = 5 है क्या, तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा x इंटरसेप्ट भी 5 है, y इंटरसेप्ट भी 5 है, तो ऐसे बना दो। या इसको स्लोप का सहारा लेके भी देख सकते थे आप, इसका स्लोप है -1। देखो बच्चे इस वाली लाइन का m है कितना, -1, -1 है तो देखो ऐसी बन रही है क्या, और इस वाली लाइन का m कितना है बच्चे, इस वाली लाइन का m है 3, तो ये ऐसी बन रही है। देखो बच्चे m का वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ऐसी बन रही है, m का वैल्यू नेगेटिव है इसलिए ऐसी बन रही है। बाकी आपको काफी जल्दी स्ट्रेट लाइन बनाना है तो एक है 2-2 पॉइंट लाके, या फिर आप थोड़ा सा स्लोप देख लो, इसका आइडिया ले लो। अच्छा स्लोप इसका 3 है, मतलब ऐसी जाएगी और एक पॉइंट बना दो, और ये पॉइंट और स्लोप -1 तो ऐसी जाएगी। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। अब अपने को पूछा क्या गया बच्चे, अपने को क्या पूछा गया बच्चे, अपने को ये पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस दिस एंड x एक्सिस, एक और है भाई x एक्सिस। तो इन तीनों से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बच्चे, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। इसका नाम दे देते हैं अपन ABC, ये A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो, ABC। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे ला सकता हूं मैं, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे ला सकता हूं मैं, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल का एरिया लाना है तो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाए तो आ सकता है। तो इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है, ये कैसे लाएंगे, ये देखो बच्चे इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है, एक का कोऑर्डिनेट आ गया तो काम हो जाएगा। अब इस एक को कैसे लाऊं मैं, तो पॉइंट ए क्या है, डायग्राम में देख के मुझे ये बताओ ज्योमेट्रिकली पॉइंट ए क्या है। सर अच्छा ये तो सर इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है, तो हाँ ए बिल्कुल सही बोला बच्चे। ए क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस। एक क्या है बच्चे, इस और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इस और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब पॉइंट ए है इन दोनों पे, ये मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालें कैसे? अरे बच्चे कुछ नहीं, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस नहीं माइनस 5 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकालना होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ आता नहीं? अरे बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो। तो x और y का वैल्यू निकाल लो दोनों को। तो कैसे करें? बहुत से मेथड है, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो देख बच्चे 4x माइनस 8 बराबर 0, x का मान कितना आ गया 2, x का मान 2। देखो बच्चे मैंने दोनों को ऐड किया, 4x ये माइनस 8, तो x का मान 2। अब x का मान 2 एक किसी में भी डाल दो, x का मान 2 किसी में भी डाल दो, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। x का मान 2 यहां डाला तो y का मान 3 आ गया। तो मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट a आ गया है। a क्या आ गया है बच्चे? x का मान है 2 और y का मान है 3। तो ये मेरे तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब मैं कैसे बच्चे इस वाले ट्राइंगल का एरिया 3-4 तरीके से निकाल सकता हूं। एक तरीका कि सर वो डिटरमिनेंट वाला, तो डिटरमिनेंट वाले से भी निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो डिटरमिनेंट वाला तरीके से भी बिल्कुल अपन एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल दें उसी से? सर बिल्कुल। तो एरिया बराबर 1/2 x1 y1 1। इससे शुरू कर लेते, किसी से भी कर लो, इससे शुरू कर लेते हैं x1 y1 1, फिर इसको ले लेते हैं x2 y2 1, फिर इसको ले लेते हैं x3 y3 1। अरे बच्चे ये आता है ना, ये आता है ना बिल्कुल। और इसका लेके लास्ट में मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे है ना, मॉडुलस। तो देखो बच्चे इसके अबाउट खोल देते हैं, तो 1/2 आ गया 1 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, फिर ये 0 आ जाएगा बीच वाले का, इसका तो 0 आ जाएगा, माइनस का तो भाई ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना बच्चे इसके सापेक्ष। और फिर लास्ट वाला 1 इंटू इसके रेस्पेक्ट में गया, ये गया, तो 15 माइनस 0, तो ये 15 आ गया। तो ये देखो बच्चे कितना आ गया कुल मिला के 1/2, ये आ गया -3 प्लस 15, तो 12, तो 6 आ गया, 6 आ गया मॉडल, तो 6 आ रहा है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है बच्चे? इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है बच्चे? 6। तो आंसर 6 आ गया। इस ट्राइंगल का एरिया 6। बाकी इसका तो अपन ऐसे भी कर सकते थे। देखो बच्चों अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखो कैसे, 1/2 बेस का वैल्यू कितना है बच्चे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस BC, BC है ना, BC इंटू हाइट, हाइट तो यहां से हाइट निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी बच्चे? ये y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट जो होगी हाइट आ जाएगी तो वो 3 आ जाएगी, तो BC इंटू h। तो 1/2 BC कितना है? 4 इंटू 3, तो ये देखो 6 आ रहा है बच्चे। तो आप बेस इंटू हाइट से भी इसका एरिया निकाल सकते थे, बेस इंटू हाइट से भी इसका एरिया निकाल सकते थे। क्या ये बात क्लियर है? तो इस पूरे क्वेश्चन को कराने का केवल एक मकसद है कि इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीख जाओ। क्या बच्चे सीख जाएंगे? बिल्कुल सर, आराम से हो जाएगा ये तो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। दूसरा एक बात और, कई बार बच्चे ऐसी प्रॉब्लम्स के पीछे भागने लग जाते हैं जो केवल है ही नहीं। मतलब कि कोई बोलेगा सर अगर ना मेरे को 3 लाइन दी हो ना, मो पॉइंट निकाले बना, एरिया कैसे निकाल लो? अरे भाई निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है उन चीजों से। बाकी आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ज्यादा बकवास ना करें, सीधा सीधा निकाल लेंगे तो ज्यादा सिंपल है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर होता है और दिया भी जाता है और कर भी सकते हैं, पर शायद रेलेवेंट है कोई चीजें मेरे हिसाब से। हाँ तो अब चलिए आगे, अज्यूमिंग पॉइंट ऑन ए लाइन। अब ये एक पॉइंट है बच्चे, अज्यूमिंग पॉइंट ऑन ए लाइन। एक लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना, मतलब पॉइंट मानना है। तो ऐसे लाइंस दी जाएंगी, कई बार ऐसा बोल देगा और ये आगे भी चलता रहेगा बच्चे सब में, कि एक सर्कल है, एक लाइन है, उस पे एक पॉइंट है। उसके बाद बोलेगा ये पॉइंट ऐसा ऐसा है, तो इसका मैक्सिमम बताओ, इसका मिनिमम बताओ, इसका कुछ बताओ। मतलब आगे उसके बारे में कहानियां कही जाएंगी। तो पहले ये बोलेगा कि एक लाइन पे एक पॉइंट है, और फिर उस पॉइंट के बारे में आगे और कुछ भी बोलेगा वो, या ऐसा बोलेगा एक सर्कल है उस पर एक पॉइंट है, फिर उसके आगे कुछ बोलेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं अपन कि उस लाइन पे अपन एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं,
जैसे मान लो इस पे बोले इस लाइन पे मेरे को पॉइंट एज्यूम मानना है। अब पॉइंट एज्यूम कैसे करते हैं, पॉइंट एज्यूम ऐसे करते हैं, x बराबर अल्फा पुट कर दो, तो y का वैल्यू यहां से निकालो, मतलब एक x या y किसी एक को कुछ वैल्यू पुट कर दो, पैरामीटर अल्फा टी कुछ भी, x इक्वल टू अल्फा पुट कर दो तो y का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा प्लस 3। तो ये पॉइंट क्या आ गया बच्चे, पॉइंट क्या आ गया, अल्फा कोमा अल्फा प्लस 3। हाँ कोई ऐसे भी रख सकता था, x को t रख सकता था, लेमडा रख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, x बराबर t रखो तो y का वैल्यू क्या आ गया, t प्लस 3। तो मतलब पॉइंट वो ऐसे भी मान सकते हैं। तो कुल मिला के कोई ना कोई पैरामीटर, जैसे अब तुम बोलोगे सर हम तो इस पे मानना चाह रहे हैं, ये लाइन है तो इस पे क्या करें, इस पे क्या पॉइंट मानना चाहिए, तो इस पे रख दो भाई, x का वैल्यू कुछ भी रख दो, जैसे t रख दिया तो हमने x का वैल्यू t रख दिया, तो बस यहां से y का वैल्यू निकाल लो ना, at प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, माइनस का at माइनस का c अपॉन बी। तो ये आ गया आपका पॉइंट, पॉइंट क्या आ गया, t कोमा माइनस एटी माइनस सी बी। तो ये मतलब इस टाइप से आप इस लाइन पे पॉइंट मान सकते हो। और हमेशा अगर कभी भी आपको लाइन पे पॉइंट लेना हो तो बच्चे सीधा सीधा मान लेना, सीधा सीधा एक को टी रख देना, अल्फा रख देना, जो आपकी मर्जी हो तो लाइन पे पॉइंट। और कभी भी ऐसी बातें कर रहा हो ना बैकी बैकी कि एक लाइन है उस पर एक पॉइंट है, तो सीधा ऐसा कर देना, आप आ जाएगा आंसर। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, अब ए लाइन through the point this meets the line this and this at point A and B respectively। एक लाइन ड्रॉ करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और अच्छे से करेंगे तो आंसर आएगा। इसने बोला है a line through this and this meets the lines this and this at A and B, it divides externally in the ratio 2:1 and the equation of line। एक लाइन है बच्चे, एक तो ये लाइन देख अच्छे से बना देते हैं, x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। एक और दूसरी लाइन है कोई, इसका भी नाम है x प्लस 3y। यार थोड़ा अच्छा ही बना लेते हैं फिगर। एक तो ये लाइन है x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरी एक और लाइन है बच्चे, ये इसका नाम है x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, दो लाइनें। अब ये बोल रहा है एक लाइन है जो पॉइंट P से पास करती है, पॉइंट P से पास करती है। पॉइंट P क्या दिया है इसने, पॉइंट P क्या दिया आपको, 2,-3 इससे पास करती है। ध्यान से देख बच्चे, ध्यान से देख। अब ये लाइन, ये जो लाइन इससे पास करेगी ये इनको कट कर रही है, कहाँ पे, पहले इसको किसको कहाँ पे कर रही है, मीट्स द लाइन दिस एट ए पे, ये को एक पे मिलती है, इसको बी पे मिलती है ना। और P divides the AB externally in the ratio 3:2। अब ये प्रॉब्लम है, A line through the point P meets the lines this and this at point A and B respectively, P divides AB externally in 3:2, then find the equation of the line AB। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, गौर से सोच बच्चे, इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का बेस्ट वे सोल्व करने का क्या हो सकता है। कम से कम 5 मिनट दीजिए आप, फिर देखिए कैसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे अच्छे से देख बच्चे, एक ऐसी लाइन है x माइनस 2y प्लस 7, एक और लाइन है कोई, इसका नाम है x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। और एक लाइन जा रही है जो पॉइंट P से जा रही है बच्चे, पॉइंट P है आपका 2,-3, यहां से पास हो रही है और इन लाइंस को A और B पे कट कर रही है, ऐसे कुछ होगी है ना, A और B। एक पॉइंट P से एक लाइन पास हो रही है जो इन लाइंस को A और B पे कट कर रही है, अपन ने ऐसा डायग्राम बना लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो 3:2, पॉइंट P जो है वो AB को 3:2 में डिवाइड करता है, तो 3:2 यही डायग्राम बनाया, एक्सटर्नली करता है। अब बच्चे एक्सटर्नली का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना कि A और B है और 3:2 और P डिवाइड करता है, तो अपन ऐसा ही डायग्राम बनाते हैं ना। अरे पता है अपने को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो ये पॉइंट बाहर रहेगा, पर अपनी बात क्या हुई थी लास्ट में कि बच्चे डायग्राम ऐसा ही बनाना, A B और ये, तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो वो माइनस लगा देंगे। अब मुझे ये बताओ,
अब देखो ध्यान से इसके बारे में अपन क्या सोच सकते हैं। तो इसने बोला पॉइंट ए इस पे, पॉइंट बी इस पे, पॉइंट ए इस लाइन पे, पॉइंट बी इस लाइन पे, तो इस लाइन पे मैं पॉइंट मान सकता हूं क्या? तो ए को मैं क्या मान लेता हूं? अल्फा। एक्स कोऑर्डिनेट इसमें अल्फा बोल देते हैं, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, तो वाई का कितना आ जाएगा? एक्स का वैल्यू अल्फा रखोगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस 7/2। तो इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट मानना हो तो वो मैं मान सकता हूं अल्फा प्लस 7/2। और ऐसे ही इस लाइन पे कोई पॉइंट मानना हो तो अब अल्फा तो इधर मान लिया, तो इधर कुछ बीटा मान लेते हैं। तो इस लाइन पे कोई पॉइंट मानना हो तो क्या कर देना बच्चे? एक्स का वैल्यू बीटा रख देना। एक्स का वैल्यू बीटा तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 माइनस बीटा बाई 3। 3 माइनस बीटा बाई 3। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अरे वाई का वैल्यू निकाला यहां से 3 माइनस बीटा बाई 3। तो यहाँ बी का बीटा कॉमा 3 माइनस बीटा बाई 3। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या बच्चे? तो अब ये कैसे मेरे दिमाग में आया कि देखो इसने बोला था एक लाइन है, इस पॉइंट इस लाइन पे, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन को इस पॉइंट, ये लाइन इस लाइन को पॉइंट ए पे कट करती है, मतलब ये पॉइंट ए पक्का इस लाइन पे तो होगा ही ना, और ऐसे ही ये पॉइंट बी इस लाइन पे तो होगा ही ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसलिए अपन ने पॉइंट बोल दिया ए और बी, पॉइंट ए और बी बोल दिया। अब देखो बच्चों अपने को चाहिए लाइन ए बी का इक्वेशन। तो लाइन ए बी का इक्वेशन कब आ जाएगा? लाइन ए बी का इक्वेशन तब आ जाएगा जब अपन क्या कर देंगे? अल्फा और बीटा का मान लेंगे। अब अल्फा बीटा का मान कैसे आएगा? तो अल्फा बीटा का मान तो उससे आएगा ना कि अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस पी के कोऑर्डिनेट्स इक्वल कर देंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले में देखो बच्चे क्या हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 बीटा माइनस इसको इससे, अरे भाई एक्सटर्नल है तो माइनस आएगा, अपॉन 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा। यही है ना, ये है ना, इसको इससे माइनस इसको इससे, एक्सटर्नल डिवीजन। हाँ अब बोलो बच्चे इसको इससे करना है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3 माइनस बीटा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा अल्फा प्लस 7 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। तो ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही है तो डिवाइड कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो क्या? 3 बीटा माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना? 2। एक्स कोऑर्डिनेट का कंपेयर कर दो, 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, 3 बीटा माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 2। और वाई कोऑर्डिनेट देखो बच्चे, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है ध्यान से देखो, 3 माइनस बीटा माइनस माइनस क्या है? अल्फा प्लस 7 है क्या? माइनस अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू हाउ मच? इसका वाई कोऑर्डिनेट में। तो देखो बच्चे दो इक्वेशन आ गई सुंदर सी, बस अल्फा और बीटा का मान निकाल लेना है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये है माइनस बीटा माइनस अल्फा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू माइनस का 3। तो अगर अल्फा की बात करूं, अल्फा को उधर ले जाते हैं सबको, बाकी इधर, तो माइनस बीटा माइनस 1 बचेगा। अल्फा का मान कितना आ रहा है देख बच्चे, यहां से अल्फा का मान गौर से देख, अल्फा को उधर ले गया तो माइनस बीटा माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू ये आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया। तो इसको यहां पुट कर दो, तो 3 बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा का वैल्यू माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो 3 2 5 बीटा, 5 बीटा और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2 इक्वल टू 2। देखो बच्चे ये आ गया 5 बीटा प्लस का 2 इक्वल टू 2, तो बीटा का वैल्यू 0 आ गया, बीटा का वैल्यू 0 आ गया, तो अल्फा का वैल्यू भी आ गया अपने पास -1। तो अब ये पॉइंट आ जाएंगे अपने, अब अपने पॉइंट ही आ जाएंगे ना, ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये पॉइंट निकाल सकते हैं, कोई सा ही निकाल लो बच्चे, कोई सा ही निकाल लो। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट ही आ गए। ए पॉइंट क्या आ गया? अल्फा का वैल्यू -1, तो -1,3। देखो बच्चे पॉइंट ए कितना आ रहा है? अल्फा का मान -1 पुट करो, -1,3, बीटा का मान 0 पुट करोगे तो बी क्या आ जाएगा? 0,1, 0, तो पॉइंट ही आ गया अपने पास। तो अब तो देखो ए बी लाइन पे 3 पॉइंट है, 1 2 3, तो ए बी लाइन लिख देंगे, लाइन ए बी, लाइन ए बी है ना, लाइन ए बी। अब 2-3 पॉइंट है तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो किसको? इसको ले लेते हैं, x1 y1 क्या आएगा? y माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1, और y2 क्या है? इसको ले लो, इसको ले लो, उसको ले लेता हूं मैं, 1 माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 1, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। देखो बच्चे ध्यान से देखो, y2 माइनस y1, तो सीधा सीधा ये तो समझ ही जाओगे यार, अब इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, -2 x प्लस 1।
तो सबको उधर ले जाओगे तो ये क्या आएगा बच्चे 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये लाइन ए बी का इक्वेशन आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? सर नहीं। तो देख बच्चे इसमें क्या दिमाग लगाया अपन ने कि जो P से लाइन पास होगी वो इसको A पे मीट करेगी, इसको B पे मीट करेगी। तो अपन ने फिर क्या कर दिया, अपन ने ये कर दिया कि पॉइंट A इस लाइन पे है तो इस लाइन पे एक पॉइंट ही मान लिया, ऐसे ही पॉइंट B मान लिया इस लाइन पे तो वो एक पॉइंट ही मान लिया, तो इसके बाद कर लिया। या तो आप ऐसे कर सकते थे। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी हो सकता है, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका हो सकता है, पर वो थोड़ा सा बच्चे लेंदी जाएगा। और दूसरा नहीं, इनफैक्ट 3-4 तरीके हो सकते हैं। एक आप इसको पैरामेट्रिक जो अपन आगे पढ़ेंगे उससे भी कर सकते हो, पर वो उसका मिस यूज होगा, मतलब कि इतना बड़ा ही जाएगा, कोई छोटा नहीं जाने वाला, इसलिए उससे नहीं, इस ये बेस्ट वे है, उससे भी अपन कर सकते हैं। और दूसरा एक इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन लिख लो जिसका स्लोप m हो, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के भी कर लो, वो भी लेंथ दी जाएगा। तो इसलिए बेस्ट जो है इसका ये है, बाकी अपन और से भी कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलिए बच्चे। हाँ, प्लॉट द रीजन। अब ये जो टॉपिक है ये बच्चे को बहुत परेशान करता है, और इसका मैं एक बहुत छोटा सा उपाय बता देता हूं, तो बस वो कर लेना, 5-7 मिनट में ये चीज हो जाएगा। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो क्या होता बच्चे? ऐसा जब भी आए ना, सबसे पहले देखो अगर ये होता तो क्या होता है, ये अगर यहाँ पे ये नहीं आके ये आता तो क्या होता बच्चे? लाइन होता क्या? सर लाइन होता। तो इस लाइन को अपन प्लॉट कर सकते हैं क्या? इस लाइन को प्लॉट करना आज ही बताया था मैंने। कैसे प्लॉट करोगे? एक बार x का मान 0 डाल दो, x का मान 0 डालोगे तो y का मान कितना रहे? देखो इसमें अगर आप x का मान 0 डालोगे तो y का मान कितना रहे? अरे x को 0 डाल दो यार, y कितना रहे? अरे x 0 डाला, y का मान 10, 0,10। एक पॉइंट आ गया क्या बच्चे? इस लाइन पे एक पॉइंट लाने के लिए x का मान 0 डाला तो y का मान 10, ऐसे ही y का मान 0 डालो, y का मान 0 डाला तो x का मान कितना रहा? माइनस का। देख बच्चे -12,0 ये आ गया। अगर मैंने y का मान जैसे ही 0 डाला, x का मान -12, तो ये 2 पॉइंट आ गई, तो ये लाइन तो बन गई, ये लाइन बन गई बच्चे, लो लाइन बन गई। तो अब देखो अगर ये होता तो ये लाइन होती, अब ये है, तो मतलब अगर ये दिस इक्वल टू दिस होता तो ये इस लाइन पे होते। अब इसने क्या बोल दिया, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इस लाइन के एक तरफ तो ये छोटा होगा, एक तरफ ये छोटा होगा। भाई इस लाइन पे तो ये और ये इक्वल है, और इसको क्या चाहिए, दिस लेस देन दिस, तो इसके एक तरफ ऐसा हो रहा होगा, दूसरी तरफ ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो बच्चे क्या हो रहा है, क्या बोला, ये लाइन है, पर अब अपने को चेक करना कि ये क्या है। तो ये क्या है, तो देखो बच्चे, ये एक पॉइंट उठाओ, इसका ये वाला पॉइंट उठाओ, 0,0, 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, तो 0 - 0 लेस देन 60, 0 लेस देन 60, क्या ये सेटिस्फाई हुआ? सेटिस्फाई हुआ, क्या हुआ ना, 0 लेस देन 60 होता है, हुआ। इसका मतलब क्या है, ये जो ये दिया है लेस देन, ये क्या होगा, इस वाला रीजन, इस रीजन के सभी पॉइंट्स, इधर वाले रीजन के सभी पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे बच्चे। इधर वाले रीजन, इस लाइन के इधर का जितना भी रीजन है ना, सभी पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। और ये अगर सर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर अपन एक इधर का कोई पॉइंट उठा के रख लेते, जैसे मान लो -12,12, तो ये पॉइंट इसको पक्का ही नहीं सेटिस्फाई करेगा। तुम रख के देख लो, ये आ जाएगा 60 + 60 लेस देन 60 होता है क्या? नहीं होता। तो ये वाला रीजन इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इधर का नहीं, इधर का। तो ऐसे जब लेस देन और इक्वल टू आता है तो बच्चे ये एक रीजन आता है, रीजन आता है ये, इसको इधर वाले पॉइंट्स और उधर वाले, या तो इसके इधर या तो इसके इधर, ये एक तरफ का रीजन सेटिस्फाई करता है। जैसे ये आया, तो ये 3x + 2y = 12 लिख लो। सबसे पहले इक्वल टू 12 लिखो। अब इक्वल टू 12 लिखोगे, इसको प्लॉट करने जाओगे तो एक बार x को 0 डालो, x को 0 डाला तो y का मान कितना है, x को 0 डालो बच्चे, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6। एक बार y को 0 डालो, y को 0 डालो तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 4। तो 2 पॉइंट आ गए इस लाइन पे, इस लाइन को तो बना दिया अपन ने। अब बच्चे, अब देखो बच्चे, अब क्या होता है, ये लाइन बना, अब अपने को चेक करना होता है कि ये कैसा होगा।
कि इधर वाला रीजन है कि इधर वाला। तो एक पॉइंट दिख रहा है ना इधर मेरे को, 0 0 डालो, इसमें 0 0 डालो, इसमें 0 0 डालो, क्या आया बच्चे 0 + 0 > 12 होता है क्या ऐसा? 0 > 12 होता है क्या? नहीं होता। तो मतलब ये इधर वाला रीजन नहीं होगा, ये इधर वाला रीजन होगा। क्या बच्चे, क्या बच्चे, क्या बात कर रहे हो सर, इतना इजी? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, ध्यान से देख, अगर इक्वल टू का साइन होता तो ये लाइन होता, पर इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन वाला साइन है तो ये लाइन नहीं होगा, फिर रीजन होगा इधर इसके उधर वाला या इधर वाला। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये इधर वाला होगा कि इधर वाला, या इधर वाला होगा कि इधर वाला? तो ये डिसाइड करने के लिए अपन एक पॉइंट ले लेंगे रैंडम, उसको चेक कर ले। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है सर? इसमें इक्वल टू का साइन नहीं था और इसमें इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन होने का मतलब इसमें इस लाइन के पॉइंट्स भी सेटिस्फाई करेंगे, इसमें अपन इस लाइन के जो पॉइंट आ रहे हैं उनको भी लेंगे, मतलब ये पॉइंट्स भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए। और इसमें इक्वल टू नहीं था, मतलब ये लाइन के पॉइंट्स को नहीं लेना है, लाइन के जो पॉइंट्स हैं उनको नहीं लेना है बेसिकली, मतलब ये जो लाइन पे पॉइंट्स आ रहे हैं उनको अपन नहीं लेंगे, मतलब इस लाइन के इधर का पोर्शन। और इसमें क्या है, इस लाइन के ऊपर और उसके इधर, मतलब इसके लाइन के ऊपर वाले पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे आगे, ये क्या है, इसको कैसे बनाएं? इसको कैसे बनाएं? तो बच्चे बस ये भी है, y = 3 को बना लो आप। तो अब y = 3 कैसे बनेगा सर? y = 3 कैसे बनेगा सर? y का मान हमेशा ही 3, अरे ऐसे ही तो बनेगा, y का मान हमेशा ही 3, मतलब y = 3 एक लाइन। अरे सर ये कैसे बनाया आपने? तो यार देखो बच्चे, क्या करोगे अच्छा इसको कैसे बनाओगे, इस लाइन को कैसे बनाओगे? इसमें तो x का वैल्यू ही नहीं है, तो x का वैल्यू 0 रखो, इसमें तुम x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू 3 आएगा। x का वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखो। सर कहाँ रख रहे हो आप? x है ही नहीं। अरे मैं वहीं रख रहा हूँ, है ही नहीं तो कहाँ रखोगे? ऐसे x का कोई भी मान रखो आप, y का मान हमेशा ही 3 आ रहा गया। इसका मतलब एक तो पॉइंट ये आ गया 0,3, दूसरा 1,3, मतलब कुछ भी रखो, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिला, तो मतलब y का मान हमेशा ही 3 दे रहा है, तो ऐसी लाइन आएगी। क्लियर गया? ये ध्यान से देखो यार, y बराबर कांस्टेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, तो इसलिए ऐसी आई, मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ये बात हो रही। अब y लेस देन 3, देखो फीलिंग भी आ रहा है यहाँ, तो y लेस देन 3, तो मैं तो ये लेता हूँ, ये पॉइंट देखो तुम, इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? ये y लेस देन 0 0 डालो, 0 लेस देन 3 होता है क्या? होता है ना। अरे 0 लेस देन 3, तो इसका मतलब ये नीचे वाला रीजन, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब इधर का नीचे का रीजन, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया इसलिए नीचे का रीजन, अगर नहीं करता तो ऊपर का ले लेते, बस खत्म। और वो फीलिंग भी आ रही है y लेस देन 3, y लेस देन 3 लेस देन 3। क्लियर है? अब इसको कैसे करोगे? तो ये है x + y > 6। तो पहले इसको बनाते हैं बच्चे, = 6 को बनाते हैं अपन, दो = 6, x + y = 6, ऐसी लाइन बनेगी, x + y = 6, ये बनेगी ना बच्चे? अरे हाँ, अब ये देखो तुम, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं इस लाइन को? इसको 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 सेट 0 + 0 > 6 नहीं कर रहा, इसका मतलब ऊपर का पोर्शन, इसका मतलब ऊपर का पोर्शन। यहां तक कोई बात? यहां तक कोई बात? इसको प्लॉट करना आया, उसको प्लॉट और करना है, इसको मैं प्लॉट करता हूं इससे। इसको प्लॉट कैसे करोगे? तो इसमें भी वही, x का वैल्यू 0 डालो तो y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू -3। भाई वो तो समझ में आ गया ना, x - 2y = 6, इसको प्लॉट करोगे आप, तो x का वैल्यू 0 डाला तो y का मान ये, y को 0 डालूंगा तो x का वैल्यू 6, y को 0 तो x का वैल्यू 6, तो इसका लाइन ऐसी बनेगी। अब इस बार इसके इधर का पोर्शन या इधर का, तो फिर से यही पॉइंट अपन तो प्लॉट कर, यही पॉइंट डालो इसमें, तो 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 होता है क्या? 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 0 लेस देन होता है ना बच्चे? ये होता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इधर वाला रीजन, तो ये वाला रीजन आ गया, ये वाला रीजन आ गया। तो बेसिकली अब आंसर क्या बोलेंगे? मतलब एक ये था, एक ये था, ये एंड ये एंड ये, तो मैं बेसिकली आंसर क्या बोलूं? मेरा बेसिकली आंसर क्या बोलेंगे बच्चे? तो इसलिए अब इस बार दोनों का ही क्या बोलना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। दोनों का क्या? इंटरसेक्शन। भाई ये और ये
दोनों रीजन आगे ना, ये रीजन इधर बोल रहा है, ये इधर बोल रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया बच्चे। तो यही अपना आंसर हो गया कि इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इधर। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर। तो ये चीजें अपने को आगे जाके थोड़ी हेल्प करेंगे, बाकी थोड़ा सा ध्यान में देखना। अब एक क्वेश्चन आप और भी कर सकते हैं, 1 2 3 है तो तीनों का बनाना, कोशिश करना, कॉमन पार्ट बना दोगे आराम से, बिल्कुल। तो ये अपना डीपीपी है बच्चे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल अच्छे से करो, इसको ध्यान से करिए बच्चे। अगर इसमें दिक्कत आता है लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो इस गूगल कोड का यूज करके। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।